हाय, दिस इज बालेंदु प्रताप सिंह। कक्षा 10 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि कल के क्लास में हमने अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध पढ़ा था। बहुत सारे रिलेशंस थे, n बराबर सी भाई v था, या 1 and 2 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल था, है ना। या फिर जैसे जी एंड डब्ल्यू है तो पहले ग्लास में प्रकाश की चाल बटे वाटर में प्रकाश की चाल, ऐसे कई सारे रिलेशंस। फिर अपवर्तनांक किन चीजों पर डिपेंड करता है, लाइक कलर पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो इसका जवाब होगा हाँ, कलर पे डिपेंड करता है। कल के क्लास में मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है दोबारा देखिए, कि अपवर्तनांक जो है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि विब्योर, आपने पढ़ा होगा विब्योर, बैंगनी, है ना, बैंगनी, नीला, आसमानी। तो इन सब अलग अलग कलर्स के लिए जो हमारा अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, साथ के साथ ये भी बता चुका हूं कि बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और लाल कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये भी बता चुका हूं कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम और हीरे का अपवर्तनांक 2.4 करके 2.42 समथिंग ऐसे कुछ करके होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया हुआ। अब मैंने कल कहा था कि एग्जाम्पल्स करना है इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ना है। तो एक एग्जाम्पल मैं लेके आया हूं अच्छा सा, पहले इसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कहता है कि यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें अपवर्तनांक निकालना है स्टूडेंट्स, जल का अपवर्तनांक निकालना है हमें। देखिएगा ध्यान से, मैं इसको सिंपल वे में लगा रहा हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो वायु में प्रकाश की चाल दी गई है, चाल प्रकाश की चाल है, और ये किसमें है, सॉरी ये मार्कर कुछ साथ नहीं दे रहा है, हाँ अब चला। तो प्रकाश की चाल कहाँ पे एयर में, और वो कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर चाल दिया हुआ है, प्रकाश की चाल कहाँ पे, जल में, यानी कि वाटर में दिया हुआ है कितना, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना अपवर्तनांक किसका, जल का, वाटर का। तो सिंपली n बराबर c बाई वी लगाइए, n बराबर c बाई वी लगाइए, n बराबर c बाई वी, जहां पे c क्या है, c है वायु में प्रकाश की चाल। ये आपको पता है, ये तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और यहाँ पे दिया भी हुआ है। और v w आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि वाटर में प्रकाश की चाल, ये आपको लिखना पड़ेगा, वाटर में प्रकाश की चाल। तो आपका वाटर का अपवर्तनांक निकल जाएगा। मतलब सिंपली आपको n बराबर, ये वाला फॉर्मूला लगाना था, n बराबर c बाई वी। तो n क्या है, अपवर्तनांक किसका, वाटर का, तो चाल भी वाटर की होगी। और c क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, सब दिया हुआ है, आप यहां से रखिए। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटे, और VW दिया हुआ है 2.26 × 10⁸। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। मीटर पर सेकेंड ऊपर भी था, मीटर पर सेकेंड नीचे भी था। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है तो कट ही जाता है, 10/8 कट गया। आप क्या करेंगे, 3 में 2.26 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 में 2.26 से भाग देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 2 जीरो, भाग देके देखना 1.33 बार 3 ये बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि जल का अपवर्तनांक बराबर कितना आ गया, 1.33 आ गया। सिंपल फॉर्मूला था, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। तो आसानी से आप इस फॉर्मूले का यूज करके ये एग्जाम्पल हल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जल्दी से लगाइए, फिर आगे चलते हैं आज की क्लास में। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, अब हमें पढ़ना है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, या फिर इंग्लिश में रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। देखिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रेज का मतलब ये है, अगर सिंपल वे में समझा जाए, कि अगर यहां से कोई रेज आ रही है, सपोज दैट इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये आपका लंब था, इसको आप मान लीजिए सघन और इसको आप मान लीजिए विरल, तो ये थोड़ा सा दूर होके जा रही है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ये कहता है कि अगर इसका उल्टा आएंगे, यहां से आएंगे तो पक्का है किरण यहीं से निकलेगी, ठीक है। लेकिन प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता हम अपवर्तनांक के हिसाब से देखेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से। देखिएगा कैसे, सपोज दैट अपने पास एक कांच का बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, ये कांच का है। चलिए थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं, ये एक कांच का बॉक्स है अपने पास, ओके। तो इस कांच के बॉक्स में, ये कांच का है, ये है कांच, मैं लिख देता हूं, ये है आपका कांच, ओके। तो इसको थोड़ा सा ऐसे
दिखा देते हैं ऐसे ही, जस्ट थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये सघन है। ठीक है, समझ जाएंगे आप। ये कांच है, बाहर क्या है, बाहर कुछ नहीं है तो एयर है। तो एयर से कोई एक रेज आएगी, एक दिन और मैंने ये डिस्कस किया था, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका रास्ता ये होना चाहिए, ये इस पे लंब बनेगा। अच्छा, एयर और कांच में ये हो जाएगा विरल और ये हो जाएगा सघन, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, थोड़ा सा ऐसे झुकेगी अभिलंब की ओर। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे। अब जब कांच से एयर में जाएगी, कांच से एयर में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी ऐसे जाना चाहिए था, ये दूर हट के ऐसे चली जाएगी। ये वाला मैंने कराया हुआ है। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज कैसे एक रिलेशन हमको देके जाएगा अपवर्तनांक का। यहाँ से ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। सपोज दैट यहाँ पे लंब से जो कोण बनाया है वो आई है, यहाँ पे जो बना होगा आर बना होगा। अब मैंने क्या कहा था, ये जेड बनेगा तो ये भी आर बनेगा, और चूंकि वही कांच वही एयर तो यहाँ पे वही वाला आई हो जाएगा। ठीक है, ये आई ये आर तो ये आर तो ये क्या हो जाएगा, ये पक्का है आई हो जाएगा। सपोज दैट इस गुटके का एक नाम दे देता हूँ आर एस टी यू। ओके, आर एस टी यू ये इस गुटके का नाम है। तो आर एस वाली लेयर पे, आर एस वाली लेयर पे अगर आप अपवर्तनांक निकालो तो ये वायु से कांच में जा रही है, तो आप क्या लिखोगे कि वायु के सापेक्ष, ध्यान से यहां समझिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ओके, कांच का अपवर्तनांक यानी कि एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, वो कितना आ जाएगा, साइन का आई बटा ये वाला आई, और इसमें गया है तो साइन का आर आ जाएगा कि नहीं। इसको क्वेश्चन 1 समझना। अभी देखो एक अच्छा सा रिलेशन मिलेगा अपन लोग को। अब यहां से कांच से इस वाली लेयर पे यूटी पे देखिएगा, यूटी लेयर पे, यूटी पे कांच से रेज कहां जा रही है, एयर में। ग्लास से अपवर्तनांक एयर का अगर निकालें तो यहाँ पे तो ये आने वाली है, तो साइन आई के जगह पे ये वाला कोण यानी आर हो जाएगा, और जाने वाला ये है तो साइन आर के जगह पे ये वाला कोण यानी कि आई हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। चूंकि वही एयर वही कांच वही कांच वही एयर, तो यहाँ आई यहाँ आर, यहाँ पे तो त्रिकोणमिति का सॉरी ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगाओगे तब भी आर आर दिखेगा। तो यहाँ आई है यहाँ आर है, ये आर है तो पक्का बाहर क्या होगा, आई होगा। ओके, अब 1 और 2 को देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से ए एन जी और जी एन ए का मल्टीप्लाई कर दें, जी एन ए का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ध्यान से, साइन आई अपॉन साइन आर और मल्टीप्लाइड बाई ये साइन आई अपॉन साइन आर, और इसका पूरा साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई। ओके, अब आर से आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1, यानी कि ए एन जी मल्टीप्लाइड बाई जी एन ए बराबर कितना मिलता है, 1 मिलता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप एक को राइट साइड भेज दें तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एन जी बराबर 1 अपॉन जी एन ए, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, लिख सकते हैं, ए एन जी बराबर 1 अपॉन जी एन ए। इसका मतलब ये है, देखिएगा, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिका या फिर रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ, सॉरी रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रेज ये कहता है कि अगर एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कुछ भी होगा, इसका उल्टा कर दें जी एन ए ग्लास के सापेक्ष एयर का, तो चुपचाप 1 बटा हो जाएगा, यानी कि ए एन जी का उल्टा होता है जी एन ए, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सॉरी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ए एन जी बराबर आपको दिया 2/3, 2/3, तो स्टूडेंट्स अगर आपसे जी एन ए इसका उल्टा करके पूछ लिया जाए, ए एन जी दिया हुआ और उल्टा करके पूछ लिया जाए जी एन ए, तो आप इसका भी उल्टा कर देना, ये 2/3 है तो आप कर देना 3/2 कहना, यही आंसर है। क्योंकि रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट पाथ से हमें ये वाला फंडा मिलता है। और वैसे भी ये तो मैंने पूरा एक लॉजिक बड़ा वाला डेवलप किया, अगर आप चाहें तो यहीं से ये जो लाइट रेज आई हैं यहीं से इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, वही जो मैंने यहाँ पे एक बार कॉर्नर में बताया था, ये रेज यहाँ से अगर जाती है तो पक्का यही रास्ता पकड़ के जाएगी और पक्का यही रास्ता पकड़ के बाहर आएगी। तो इस पे एक बार एयर से कांच में जब जा रहे हैं तब साइन आई अपॉन साइन आर लगा रहे हैं, और एक बार रिवर्स कर दें, इसको इंसिडेंट कर दें, यहाँ से आ रही है और यहाँ जा रही है, तो साइन आर बटे साइन आई, वही जी एन ए साइन आर बटे साइन आई। जो आर एस लेयर पे ही दोनों फॉर्मूले आप लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, एक बार आर एस पे लगाया, एक बार यूटी पे लगाया, और दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे एक चौंकाने वाली चीज मिल गई, एक अच्छा रिलेशन मिल गया कि ए एन जी जो है वो जी एन ए का उल्टा होता है। यानी कभी भी अगर ए एन जी, कभी भी अगर ए एन जी आपको 2/3 दिया है तो जी एन ए पूछा है तो आप उसका उल्टा कर, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि ए एन जी आपको, या ऐसे ए एन जी छोड़िए, 1 and 2 आपको दिया है,
5/3। सपोज दैट आपसे 2n1 पूछ रहा है तो आप कहोगे कि ये 1n2 इसका उल्टा पूछ रहा है 2n1, तो आप इसका भी उल्टा कर दोगे, सीधे कर दोगे 3/5। आ गया आंसर डायरेक्टली। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रेज से एक रिलेशन मिला हमें कि अगर एक के सापेक्ष दूसरे का पता है और दूसरे के सापेक्ष पहले का पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सीधे उल्टा कर दोगे, व्युत्क्रम कर दोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये रिवर्सिबिलिटी वाला लॉजिक समझ में आया होगा। चलिए अब वक्त हो गया नोट्स का, तो मैं आपको नोट्स दे देता हूं इस टॉपिक का, और उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट चीज और है डिस्कस करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। चलिए तो ये नोट्स आपके सामने, इसको लिख लीजिए कॉपी पे लिखिए फटाफट, वीडियो को पॉज करिए, नोट्स को बनाइए। लिखा हुआ प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, है ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रेज। ये पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। जैसे जैसे लेयर RS पे पॉइंट A पे एक बार ANG निकाला है, फिर यहां से यहां गई है तो पॉइंट B पे एक बार निकाला है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया है, तो एक इंटरेस्टिंग अपवर्तनांक का प्रॉपर्टी हमें मिला है ANG बराबर 1/GNA। इसका मतलब क्या है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ कॉर्नर में, ये पूरा आपको लिखना है, यहां से शुरू करना है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ये लिखिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिएगा, यानी कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, ANG बराबर 1/GNA, यही पढ़ा था हमने। इसका मतलब अगर ANG, ये तो एयर और ग्लास हमने मीडियम ले लिया, हम जनरल ले लेते हैं, एक को मीडियम नंबर 1 लेते हैं, अपवर्तनांक की मीडियम नंबर 2, तो 1n2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2n1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। ANG में एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का क्या कर रहे थे हम, इसका उल्टा हो जा रहा था, तो 1n2 में क्या होगा, 1n2 बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 1/2n1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये वाला रिलेशन कैसे आया होगा, ये वाला रिलेशन कैसे आया होगा, ये वाला पर्टिकुलर, ये ऐसा होगा ना, 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1, तभी तो यहां से ये बना होगा 1n2 बराबर 1, और ये गुड़े वाला इधर गया होगा तो 2n1 बन गया होगा, बना होगा कि नहीं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अगर इस लॉजिक को समझें और ऐसे कहें कि इसी प्रकार यदि तीन समांतर माध्यम, यदि तीन समांतर माध्यम 1, 2 व 3 हों, तो यानी कि जैसे वहां पे क्या था, एक तो वायु हुआ करता था, वायु, और यहां पे क्या हो जाता था, कांच, कहीं ना कहीं ये लेयर, ये एक तरह से एक अलग लेयर, ये पूरा एक अलग लेयर, दोनों समांतर माध्यम होते थे। देखो ये अलग माध्यम, ये अलग माध्यम, दोनों एक दूसरे के समांतर थे। एक तीसरा माध्यम मान लो यहाँ पे आ जाए, तीन समांतर माध्यम हो जाए, तो यहाँ पे वायु और कांच को स्पेसिफाई कर दिया ना। मैं तो कह रहा हूँ स्पेसिफाई मत करो, इसको 1 नंबर बोलो, इसको 2 नंबर बोलो, इसको 3 नंबर बोलो। तो अगर तीन माध्यम हो, तो जैसे यहाँ पे 1 आया है, ऐसे ही 1n2 इंटू 2n1, ये वाला जैसे आया है बराबर 1, तो ऐसे ही अगर इन तीन माध्यमों की स्टडी की जाए, तब क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्या होगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा नोट्स दूंगा, तब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये एक्चुअली ये फिगर बनवाया नहीं जाता है आमतौर पे, लेकिन मैं बना रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तीन समांतर माध्यम ले रहे हैं हम लोग, एक ये वाला वायु ले लेते हैं, वायु, ये ले लेते हैं जल, और नीचे वाला ले लेते हैं कांच। देखते हैं क्या होता है। जल यानी कि ये इस पे ये ऐसे जल बना देंगे, है ना, और कांच वाले पे तो ये वाला ऐसे ऐसे सिंबल बना देंगे, ताकि पता लगेगा कि ये ठोस मीडियम है, ठीक है। अब वायु से आएगी कोई प्रकाश की किरण, देखिएगा वायु से आएगी, तो ये रास्ता है इसका, लेकिन आपको भी पता है यहाँ पे अभिलंब है, चूंकि सघन से, सॉरी विरल से सघन में, वायु के कंपेयर में जल सघन हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो कुछ झुक के ऐसे आएगी, ओके। झुकने के बाद फिर अब यहाँ पे भी एक लंब आएगा, ठीक है, तो इसका रास्ता ये था। अब क्या होगा, अब जल के रेस्पेक्ट में कांच, अब ये विरल हो गया, ये सघन हो गया, तो और झुक जाएगी, तो ये इस तरीके से निकल जाएगी, ओके। अब मान के चलो आप कि ये I है और ये क्या है, R है। अगर ये R है तो ये वाला भी क्या होगा, R होगा, क्योंकि यहाँ पे Z जैसा बन रहा है, R है। और फिर यहाँ पे मान लो, एक सेकेंड, थोड़ा सा फिगर में और अच्छे से बनाता हूँ, क्लियर नहीं हो पा रहा है।
चलिए यहाँ से समझिए, थोड़ा सा मैंने फिगर को अच्छे से कर दिया है, थोड़ा सा और ये बहुत ही डीप में जा रहे हैं हम लोग, इतना मतलब इतना घुस के फिगर बना के इतना कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए तीन मीडियम हो गए, वायु, जल और कांच। बाहर भी वायु है, जाहिर सी बात है, एक बड़ा सा ये हमने वो लिया हुआ है, यहाँ पे वायु का पूरा, जल का पूरा, वायु का सॉरी कांच का, और एक नीचे फिर यहाँ पे वायु का तो लेयर रहेगा ही रहेगा। सपोज दैट ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे यहाँ पे मान लो I1 बना है, ध्यान से देखना I1, और यहाँ पे बना R1। अब स्टूडेंट्स ये Z बनेगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल समांतर है, इनको एक तिरछी रेखा काट रही है। ये R1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, R1। अब ये कोण बदल जाएगा, मान लो ये हो गया R2। अब देखिएगा यहाँ पे फिर से ये Z बनेगा, अगर ये R2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, R2 होगा। और चूंकि वायु में I1 बना है तो वायु में पक्का है ये प्रकाश की किरण यहां भी कितना बना रही होगी, I1 बना रही होगी। मतलब कहने का है वायु और जल में, ध्यान से अब समझिए, पॉइंट ए पे समझते हैं, वायु और जल, ये हो गया आपका ये विरल, और ये हो गया सघन। तो ये प्रकाश की किरण यहां से आई, इसको ऐसे जाना चाहिए था, झुक के आई। अब जल और कांच में ये विरल, ये सघन, इसको ऐसे जाना चाहिए था और झुक गई, थोड़ा सा झुक के। और ये कांच और वायु में ये इस बार सघन और बाहर विरल, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, दूर भाग गई, ये यहाँ पे वायु में ऐसे दूर भाग गई और निकल गई। यहाँ पे पॉइंट ए पे मैंने क्या कहा, ये I1 कोण अगर वायु में बना है तो वायु में चूंकि वही प्रकाश की किरण है जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो यहाँ पे I1 बनाई है तो यहाँ पे भी क्या बनाएगी, I1। हाँ, अगर ये R बना है, R1 बना है, तो यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री के हिसाब से, चूंकि क्या 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 होता है कि दो समांतर रेखाएं एक तिरछी रेखा अगर काटती है, यहाँ पे जेड जैसा जो बन रहा है, एक आंतर कोण बराबर होते हैं, तो उस रूल से ये R1 तो ये भी R1, और ये R1 है, ये मान लो। अब चूंकि अगर पॉइंट बी की बात करें, बी पे क्या हो रहा है भाई, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्रैक्शन, तो ये अलग होगा, तो ये R1, तो ये मैंने मान लिया R2। अब चूंकि ये R2 है तो यहाँ पे भी जेड जैसा बन रहा है, तो ये भी R2 होगा। हाँ, ये R2 है तो ये कुछ अलग होगा, ये कुछ अलग होगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये एक आंतर कोण जैसा तो है नहीं, ये एक अलग मीडियम, ये एक अलग मीडियम, प्रकाश की किरण दूर भागी है तो कोण तो बदला होगा, लेकिन ये वायु है, ये वायु यहाँ I1 होगा, तो यहाँ भी कितना रहा होगा, किस एंगल से भागी होगी, I1 से भागी होगी। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आया ना, तो एक नया और आपको अपवर्तनांक का रिलेशन मिलेगा, यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन लोग। देखिए पॉइंट ए पे अगर बात करें, ए पे ध्यान से समझिएगा, आपको बना के लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा, अभी नोट्स दूंगा, बस आप इसको समझिए। ए पे क्या होगा, एयर से जा रही है कहाँ पे, जल में, तो A से वाटर में गई है, एयर से वाटर में गई है, यहाँ पे ग्लास, और यहाँ पे फिर से एयर में। तो ए पे अगर बात करें एयर से वाटर में, तो A&W बराबर क्या होगा, साइन I1 अपॉन साइन R1। आप समझ रहे होंगे, साइन R1। ओके, बी पे अगर देखें, बी पे क्या होगा भाई, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्शन है, तो W से अपवर्तनांक, W से आ रही है, कहां पे जा रही है, G में, तो WNG बराबर साइन का R1, ये साइन R1 अपॉन साइन का R2, साइन का क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे C पे, तो C पे अगर बात करें तो इस बार G से कहां जा रही है, A में, तो GNA निकालें, तो ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया, तो साइन I यहाँ पे R2 है अपॉन साइन R, और रिफ्रैक्शन क्या है, I1 है, तो हो जाएगा साइन I1। उम्मीद करता हूं आप ये चीज जरूर समझ पाएंगे। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, पॉइंट ए पे एयर से कहां गई है, वाटर में, तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का अपवर्तनांक A&W बराबर साइन I अपॉन साइन R लगाते हैं। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्शन है, तो साइन I में I1 और R में R1 हो जाएगा। अब पॉइंट बी पे बात करें तो ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्शन, तो साइन I में R1 हो जाएगा और साइन R में R2 हो जाएगा, वही मैंने लिखा है। और यहाँ पे ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्शन, तो साइन I में R2 हो जाएगा और साइन R में I1 हो जाएगा, वही मैंने लिखा हुआ है। अगर इतना समझ में आता है तो ये ए पे, बी पे, सी पे क्या हुआ ये समझ में आता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अब हम इन तीनों का आपस में गुणा करने वाले हैं। देखिएगा, तीनों का गुणा कर दें, तीनों का अगर गुणा कर दें तो क्या होगा, तीनों का गुणा कर दें तो क्या होगा, ये देखिए A&W गुणे WNG गुणे GNA बराबर ये क्या है, मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये अब आप फिगर समझ गए होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन I1
अपॉन साइन आर वन मल्टीप्लाइड बाई ये साइन आर वन अपॉन साइन आर टू मल्टीप्लाइड बाई ये साइन आर टू अपॉन साइन आई वन, तीनों का गुणा हो गया। अब देखिएगा R1 से R1 कटता दिख रहा होगा, R2 से R2 और I1 से I1 ही कट के कितना आ गया 1, यानी कि ये क्या आ गया ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर भी कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि अगर 3 लेयर्स थी 1 2 3 और बाहर भी वही सेम लेयर, अगर एयर से आ रही है आखिरी में एयर से ही जा रही है, बीच में जितनी भी लेयर्स होंगी उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इस लेयर पे इस लेयर पे इस लेयर पे अगर आप गुणा करेंगे यानी कि एयर से वाटर में, वाटर से फिर ग्लास में, फिर ग्लास से फिर एयर में, मैं कह रहा हूं एयर से आएगी यहाँ पे भी एयर होना चाहिए, एयर से आ रही है एयर में जा रही है तभी ये फॉर्मूला सही है। अगर एयर से आके ये ग्लास में या फिर एयर से आके यहाँ पे कोई पेट्रोल डीजल तुमने रख दिया, कोई तेल वगैरह ऑयल वगैरह रख दिया, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। बी केयरफुल। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ। एयर से आके एयर में जा रही है, बीच में चाहे कितनी भी लेयर्स हों, बीच में चाहे कितनी भी लेयर्स हों, उन सबका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, कोई और भी रहता तो उससे उसका, उससे उसका, और आखिरी में सबका मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 1 आता। बशर्ते जो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एयर से आई है तो सबसे बाद में एयर में ही जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ऑयल होता, जो मीडियम यहाँ पे होता, उसी मीडियम, जिस मीडियम से आना शुरू हुई है, अगर उसी मीडियम में आखिरी में जाएगी, बीच में चाहे समांतर कितनी भी लेयर्स हो, तो सबका जो अपूर्णांक का मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। बहुत काम का फॉर्मूला है, तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अब इतना कुछ केवल आपको समझाने के लिए था, वो भी इतना डिटेल में, इतना कोई मेहनत नहीं करता कक्षा 10 के बच्चों के साथ, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं ढंग से। तो एक काम करिए, ये तो नहीं लिखना है अभी, मैं इसके बाद आपको एक छोटा सा नोट्स दे देता हूं, वो लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो ये आपका नोट्स है। पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक ट्रिक भी आपको यहीं पे सिखा देता हूँ। जैसे ये बना है ना, ये एज ए ट्रिक आपको याद रखना है, ये भी एज ए ट्रिक आपको याद रखना है। तो पहले आप इसको समझ लो, फिर उसके बाद अभी लिखना जब मैं बोलूंगा। देखो ये वाली लाइन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस आपको एज ए ट्रिक सिखा रहा हूँ। एक्सप्लेन तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट कर चुका हूँ, ट्रिक सीख लो। देखो ANG है, इसका उल्टा GNA, उल्टा करके अगर गुणा करोगे तो कितना आता है 1 आता है। ये अभी जस्ट पहले मैं प्रूफ कर चुका हूँ। तो अगर ये जो मीडियम एयर है इसको मीडियम नंबर 1 मान लेता हूँ, ये जो ग्लास है इसको 2 मान लेता हूँ, क्योंकि एयर और ग्लास तो हमेशा नहीं मिलेगा ना। आप मीडियम 1 और 2 के हिसाब से चीजों को याद करो, चीजों को समझो, क्योंकि एयर, ग्लास, हो सकता है ऑयल मिल जाए, हो सकता है कि वाटर मिल जाए, अलग अलग मीडियम मिलेंगे ना, तो 1 और 2 के हिसाब से समझो। तो अगर 1 and 2 है, इसका उल्टा करके 2 and 1 गुणा कर दे तब भी 1 आएगा। तो 1 and 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 and 1, वही सेम फॉर्मूला ANG बराबर 1 अपॉन GNA जो होता था, यानी कि 1 and 2, यानी इसका मतलब क्या हो गया, देखो डबल स्टार लगा है। अब यही वाला फॉर्मूला आपको याद करना है कि मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का अपूर्णांक जो भी होगा वो 2 के रेस्पेक्ट में 1 के अपूर्णांक का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होगा। पीछे लिखा था हमने वायु के सापेक्ष कांच का, कांच के सापेक्ष वायु का व्युत्क्रम होता है, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था ना। तो ऐसे ही ये 1 and 2 बराबर 1 अपॉन 2 and 1 याद रख लो कि 1 के रेस्पेक्ट में 2 का अपूर्णांक 2 के रेस्पेक्ट में 1 के अपूर्णांक के उल्टा होता है। और इसी प्रकार यदि 3 समांतर माध्यम 1 2 3 हो, तो जो मैंने पूरा फिगर बना के अभी आपको प्रूफ किया है, 3 माध्यम हो तो शॉर्ट ट्रिक याद रखो ना। देखो 3 मीडियम है, 1 2 3, 3 मीडियम है, 3 मीडियम 1 2 3 है ना। तो 3 माध्यम ये आ गया 1 2 3। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 and 2, देखो ध्यान से कैसे करना है। 3 मीडियम हो गए, इसी प्रकार यदि 3 समांतर माध्यम 1 2 3 हो तो कैसे लिखेंगे, 1 and 2, 1 से 2 पे जाओ, फिर 2 and 3, 2 से 3 पे जाओ, 1 and 2 इंटू, देखो 1 and 2 इंटू 2 से 3 पे जाओ, 2 and 3 इंटू 3 से 1 पे आओ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो इंटू 3 and 1, ये गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, ये भी 1 ही आएगा। अभी मैंने प्रूव भी किया था, पर आपको उतना नोट्स में उतना भारी भरकम काम नहीं करना, सिंपली ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम बात कर लें कि यदि माध्यम नंबर 1 सपोज दैट एयर हो गया, माध्यम नंबर 2 मान लो जल दे दिया गया तुमको, और माध्यम 3 तुमको कांच दे दिया गया, तो लेकिन मैं फिर कह रहा हूं याद रखना, वायु से आ रही है तो सबसे आखिरी में मान के चलो कि वायु में ही गई है, तब जाके अगर मीडियम 1 एयर हो गया, फिर अगला मीडियम वाटर हो गया, अगला मीडियम ग्लास हो गया, फिर से एयर में निकल गई, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 मीडियम आपको दिए हैं 1 2 3, एयर वाटर ग्लास, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एयर से पहले वाटर का बनाएंगे ANW, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर वाटर से ग्लास का बनाएंगे WNG, देखो लिखा हुआ है, फिर ग्लास से एयर का बनाएंगे ऐसे घूम के, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, और यहां से घूम के यहां आ गए, सिंपल है, यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां से घूम के यहां आ गए, GNA वही लिखा है, तीनों को गुणा करेंगे तब भी कितना मिलेगा
1 मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप एक काम करो, फटाफट से इस नोट्स को लिख लो, पर जैसे मैंने समझाया वैसे समझ के लिखना। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नोट्स आप डेली पढ़ो। अगर जिंदगी में पढ़ना है ना तो डेली पढ़ो, नहीं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर बैठ जाओ, फालतू का टाइम पास मत करो, सीधी बात है भाई। मैं कह रहा हूँ अगर ये चीज़ आप डेली रिवीजन में नहीं लाओगे, डेली इसको रिवाइज नहीं करोगे, डेली नोट्स को नहीं पढ़ोगे, या फिर इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट में नहीं देखोगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला विज्ञान से, और फिर कभी जिंदगी में नहीं आएगा, पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाओगे। ये इतना डिटेल अगर आपको याद रखना है ना तो इसको दिन में 2-3 बार पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें भूलती नहीं है। जो ट्रिक से भी पढ़ाया गया है ना, तो ये ट्रिक आपको तभी नहीं भूलेंगे जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो आप करना घर पे बैठ के। चलिए तो आगे चलते हैं। एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अब ये जो प्रकाश का अपवर्तनांक चैप्टर मैंने शुरू किया था, ये खत्म हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। बस अब इसमें एक चीज बाकी रह गई है, प्रकाश का अपवर्तनांक चैप्टर से संबंधित आंकिक प्रश्न हल करना, यानी कि न्यूमेरिकल्स लगाना। वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। न्यूमेरिकल्स की 1 या 2 क्लास आएगी, क्योंकि अगर एक क्लास में मुझे लगा कि एक क्लास में मैं अच्छे आंकिक प्रश्न नहीं करा पाया हूं, तो मैं एक और क्लास लेके आऊंगा, यानी कि अपवर्तनांक की 1 या 2 क्लास और लगेगी। और जैसे ही हम आंकिक प्रश्न हल कर लेंगे, अपवर्तनांक एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन थ्योरी 100% यहाँ पे खत्म होती है इसी लेक्चर में, बशर्ते हमने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया। इसको चेक करने के लिए जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ एक चेक पॉइंट्स हैं, तो वो चेक पॉइंट्स मैं यहाँ पे कराना चाहूंगा। करके देखते हैं कि चेक पॉइंट्स को, इन चेक पॉइंट्स को करके देखते हैं कि हमसे होता है कि नहीं, हम ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देखिए, और जिन बच्चों से ये हो जाए ना, समझ लेना वो बच्चा फिर पढ़ के कुछ कर सकता है। जिनसे ना हो उनको बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। भाई बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो कर भी लेंगे, लेकिन अफसोस यही है कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं और डेडिकेटेड नहीं है पढ़ाई के प्रति। देखो, अगर पढ़ाई आपको करो तो मन से करो यार, कोई भी काम, नहीं तो छोड़ दो। मैं तो यही कहूँगा, जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए इस चेक पॉइंट को करते हैं। कह रहा है यदि कोई आपतित किरण अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाती है तथा अपवर्तित किरण पृथक्कारी पृष्ठ से 45 अंश का कोण बनाती है, तो आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं, और वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। और अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कहते हैं, वो दिया है 45 डिग्री। तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान, तो अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक बराबर आपको पहले ही मैंने पढ़ाया है, कुछ नहीं है तो साइन आई अपॉन साइन आर है। अपवर्तनांक n बराबर, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको ध्यान होगा। तो n बराबर आप रख दो साइन आई यानी कि साइन 30 डिग्री अपॉन साइन आर यानी कि साइन का 45 डिग्री, है ना। अब ये 45 डिग्री, अब आपको भी पता है n बराबर साइन 30, आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, साइन 30 अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है 1/2, और बटे को मैं लिख दे रहा हूँ भागे में, और साइन 45 का मान होता है, मैं बता दे रहा हूँ 1/करणी में 2। तो यहाँ से अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, भागा बदल जाएगा गुणे में, करणी में 2 ऊपर बटे 1। तो यहाँ से अपवर्तनांक बराबर क्या आ जाएगा, करणी में 2/2, है ना, करणी में 2/2। तो बस ये आ गया। अब कई बार क्या होता है किताब में इसको ऐसे ना लिख के, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है देखने में। तो n बराबर ये क्या हो जाता है, कर्णी में 2 से गुणा कर तो 2/2, और नीचे में क्या है 1/करणी में 2। तो ये वाला कर्णी में 2 तो ऐसे ही है, और ये 2 कर्णी में 2 तो ऐसे ही रह गया। इनका गुणा होकर ये क्या होगा, कर्णी हट गई, केवल 2 बच गया, 2 से 2 कट गया, तो कुछ नहीं बचा, 1/करणी में 2 बचा, तो बराबर 1/, यहाँ पे क्या बच गया, करणी में 2। तो अपवर्तनांक कितना आ गया, अपवर्तनांक आ गया 1/करणी में 2। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया 1/करणी में 2, तो यानी कि हमने ठीक पढ़ा हुआ, हमको आता है। चलिए अगला देखिए, दूसरा, बस मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं, आप अपने आराम से घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है यदि निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की 3 गुनी है, यानी कि देखो निर्वात में जो चाल है, निर्वात में चाल और जल में चाल, तो निर्वात में जो चाल है वो जल में जो चाल है उसकी 3 गुनी है। मान लो जल में चाल अगर 1 है, सपोज दैट, मान लो आप जल में चाल कितनी 1 है, तो निर्वात में इसका 3 गुना यानी कि 3 होगा। इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की 3 गुनी है, तो जल में अगर 1 है तो निर्वात में इसका 3 गुना 3 होगा। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक अगर वाटर का निकालना है, अपवर्तनांक किसका निकालना है, वाटर का, तो आप सोचो कैसे निकाल सकते हो, वाटर का। n बराबर c/v पढ़ाया है कि नहीं, और अगर c क्या है, प्रकाश की चाल वायु में या फिर निर्वात में, प्रकाश की चाल वायु में या फिर निर्वात में, और VW क्या है, VW है आपका प्रकाश की चाल, W मीन्स वाटर में,
यहाँ से अपवर्तनांक n बराबर c बाई वी लगाना है भाई। n w का निकालना है तो v भी w का होगा, और c क्या होता है, प्रकाश की चाल। ये अभी आज की क्लास में भी डिस्कस हुआ था। तो n w बराबर क्या हो जाएगा, n w बराबर हो जाएगा c यानी कि निर्वात, या फिर वायु में प्रकाश की चाल वो दिया हुआ है 3, तो 3 बटा, और ये vw यानी कि जल में प्रकाश की चाल वो दिया हुआ है 1, तो इसको रख दो। तो n w बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे भी आंसर में 3 दिया हुआ है, 3 गुना जल का अपवर्तनांक एन डब्ल्यू, अपवर्तनांक डब्ल्यू मींस वाटर का अपवर्तनांक कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये भी हमने ठीक ठीक किया हुआ है। देखिए इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है। वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो आपको आसान लग रहा है, क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिक वे में इसको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही मतलब सिस्टम से आपको समझा रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि सब ठीक है, आसान लग रहा है। लेकिन आप खुद से करके देखना ना, ये इतना ईजी नहीं है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं। तीसरा देखिए, कह रहा हीरे का अपवर्तनांक कितना है भाई, 2.42 है। ये तो मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं। अब चौथे पे आइए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। अब देखिएगा शब्द को पढ़ के पहले इसको आप एक काम करिए, इसको आप ले जाइए किसमें, सिंबॉलिक फॉर्म में। देखिए चौथा वाला सॉल्व कर रहा हूं। वायु के सापेक्ष यानी एयर के रेस्पेक्ट में अपवर्तनांक किसका, जल का, जल यानी कि वाटर का, तथा कांच के अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के। तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच का भी है यानी ग्लास का भी है। कह रहा क्रमशः 4/5 यानी कि एक बार 4/5 व 5/2 यानी कि ये हो गया 5/2 है। लिख दिया मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में है। तो कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष यानी कि ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, वाटर का। कांच के सापेक्ष यानी कि जी के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, जल का यानी कि वाटर का, बराबर कितना होगा यही निकालना है। तो ये भी तो आसान है भाई। GNW बराबर 1n2 बराबर क्या होता था, 1n2 बराबर बताइए क्या होता था, n2/n1 होता था ना। मैं कह रहा हूं ना 1 और 2 से आप चीजों को याद रखिए। आज भी मैंने दबाव डाला जब मैं स्टार पॉइंट लगा के अभी डिस्कस कर रहा था, जब मैंने ANG बराबर 1/GNA लिखा था। फिर मैंने कहा कि एयर अगर मान लो मीडियम नंबर 1 है, ग्लास मीडियम नंबर 2 है, और आप 1 और 2 के हिसाब से चीजों को याद करो, क्योंकि वाटर, ग्लास, ऑयल, एयर कुछ भी मीडियम मिल जाएगा भाई। 1 और 2 के हिसाब से आप उसको रख के सॉल्व कर सकते हो। तो जनरल फॉर्मूला आप 1 और 2 के हिसाब से रटो, ए और डब्ल्यू के हिसाब से मत रटो। अभी मैंने पढ़ाया था ना, यहाँ पे देखो ना 1n2 बराबर क्या पढ़ाया था, 1n2 बराबर क्या पढ़ाया था, n2/n1 पढ़ाया था। एयर के रिस्पेक्ट में आएगा, ये भी एयर के रिस्पेक्ट में आएगा। या फिर ANG बराबर भी क्या पढ़ाया था, सॉरी WNG बराबर क्या पढ़ाया था, WNG बराबर क्या पढ़ाया था, ANG/ANW। ये सब आपको याद रखना है भाई। तो यहाँ पे देखो GNW बराबर क्या हो जाएगा, 1n2 बराबर n2/n1 यानी कि NW/NG हो जाएगा। ये वाला पहले आता है, NW/NG यही आता है। और ये W किसके रिस्पेक्ट में, ये वाला अपवर्तनांक किसके, एयर के रिस्पेक्ट में, और ये वाला भी अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में होता है, एयर के रिस्पेक्ट में होता है। तो अब देखिएगा क्या होगा, GNW बराबर, अब देखिए ये ANW रखना है ना हमें, ANW, और यहाँ पे देखिएगा ANW कितना दिया हुआ है, 4/5, तो रख दो ना 4/5, और बटे को तुम भागे में रखा करो। और ANG देखो 5/2 अभी लिखा है मैंने, तो भागा 5/2 लिख दो, 5/2 लिखोगे कि नहीं। फिर GNW बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 ऐसे ही रहेगा, भाग बदलेगा गुणे में, 2 ऊपर 5 नीचे, बराबर 4 दूना 8/5 25। तो GNW बराबर कितना आ गया, 8/25 आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखो GNW बराबर 4 दूना 8, 5 5 25, तो GNW बराबर 8/25 आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो GNW बराबर 8/25। यहाँ पे देखो आंसर कितना हुआ है, 8/25। तो वायु के सापेक्ष जल का कांच का अपवर्तनांक, यहाँ से शुरू किया मैंने, ये कैसे लिखा मैंने, ये कैसे लिखा, फिर ये निकालना था। तो चूंकि n और n के हिसाब से फॉर्मूला सोचना था, तो ये फॉर्मूला आपकी कॉपी में साफ साफ लिखा है, खोल के देखो। तो ये डायरेक्टली मैंने लिखा। अब ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, उनके मान मैंने रखे, भाग को गुणे में बदला, गुणा किया, 8/25 वही आंसर है यहाँ भी। और ये चेक पॉइंट्स ना किताब में सॉल्व नहीं किया होता बच्चों, इसका सॉल्यूशन खुद से बनाना होता है। तो आप ये मत सोचना कि मेरे पास सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो अगर मैं ये चेक पॉइंट कर पा रहा हूँ तो आपको भी अपने आप कर पाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना मुझे आता है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया इस चैप्टर में ना। तो इसलिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी स्पेशल नॉलेज थी वो मैं आपको दे चुका हूँ, तो आपको भी ये चेक पॉइंट बनाने आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो अपवर्तनांक में बहुत कुछ है, इंटरमीडिएट में जाएंगे तो 1 घंटा 2 घंटा तो केवल अपवर्तनांक को एक्सप्लेन करने में लग जाता है, इतनी चीजें हैं। लेकिन हाई स्कूल के लेवल पे मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं इंटरमीडिएट के भी क्लास लेके आने वाला हूं, लेकिन जब बच्चे पढ़ने वाले मिलेंगे तब। यूपी बोर्ड वाले पढ़ ही नहीं रहे, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं।
चलिए, तो ये चेक पॉइंट 4 थे, चारों मैंने करा दिए, 4 थे ना, चारों करा दिए मैंने। इसके बाद देख लो कोई चेक पॉइंट नहीं किताब में, खत्म कहानी। तो ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब इस चैप्टर में थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं बचा है, एकदम अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है। अब केवल बचा है न्यूमेरिकल, जो कि मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर एक क्लास में मुझे लगा कि ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स हो गए हैं तो वहीं ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर 2 क्लास के न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा मैं, 2 अलग अलग क्लास में, वो करेंगे, फिर ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, और करेंगे वहाँ पे अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और डेडिकेटेड रहिए, मेहनत करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक फटाफट कर दिया कीजिए। चलिए, थैंक यू।